लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस का दावा तो 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव जीतने का भी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस की हालत इतनी पतली है कि तेलंगाना में राहुल गांधी पीएम मोदी की नकल करके परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के राज्यों में राहुल गांधी बार बार मोदी मोदी करते हैं। राहुल कभी कहते हैं कि पीएम मोदी हमसे डरते हैं, कभी सवाल पूछते हैं कि पीएम मोदी हमसे इतना चिढ़ते क्यों हैं। असल में ये सब राहुल की सियासत है। ऐसा करके वे खुद को पीएम मोदी के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तीनों सीएम फेस यानी भूपेश बघेल, कमलनाथ और अशोक गहलोत कांग्रेस का क्या भला कर पाएंगे। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तीनों अपने अपने चुनाव क्षेत्र में उलझ गए हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा में हाफ रहे हैं, तो महादेव बैटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल का नाम आने के बाद से कांग्रेस खुद बैकफुट पर है और भूपेश बघेल अपने ही भतीजे के सामने टिक नहीं पा रहे। राजस्थान में सचिन पायलट पहले ही कांग्रेस की हार का पूरा इंतजाम किए हुए हैं। अगर इन तीनों में से 2 सीएम फेस चुनाव हार जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एमपी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए लड़ाई कठिन मानी जा रही थी। ऐसे में दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान खुद अमित शाह संभाले हुए हैं। चुनाव के बीच वो पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि तीनों हिंदी भाषी राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। शाह ने तीनों राज्यों को लेकर अपना विश्लेषण भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब 2.5 महीने से देख रहा हूं, साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास से भटके प्रशासन का जनता पर असर पड़ा है। उधर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि शहरी और युवा मतदाता पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में सबसे बड़ा वोट युवाओं का है और पीएम मोदी युवाओं के मन में भारत के मजबूत भविष्य की तस्वीर बनाने में सफल रहे हैं। युवा आशान्वित हैं। शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं ने 70% लोगों का जीवन बदल दिया। इसी के दम पर अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। शाह ने कहा कि राजनीति में आपकी कार्यशैली का असर होता है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा तो 1995 से है, पिछली बार इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली। शाह ने कहा कि जब आप सत्ता में होते हैं तो काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, गरीबों के लिए आपकी सोच कितनी गहरी है, आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं या नहीं, इन सब चीजों का असर होता है। इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता हर रैली में राम मंदिर की बात करते हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर शाह ने कहा कि भाजपा के लिए राम मंदिर कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहा। पीएम मोदी की उपस्थिति में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। बात आचार्य प्रमोद कृष्णम की इन दिनों पूरे फॉर्म में हैं। वो अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जमकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस की फजीहत की बल्कि विपक्षी दलों के गठबंधन को भी लपेटे में लिया और ये सब कहने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जयपुर को चुना। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है और आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर हमला मायने रखता है। उनके बयानों के बाद पूरी कांग्रेस में खलबली मच गई क्योंकि राजस्थान में पहले ही कांग्रेस मुश्किल में फंसी हुई है और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद पार्टी की हालत और खराब होगी क्योंकि बीजेपी उनके बयानों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने जा रही। कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ प्रमोद कृष्णम के रिश्ते बेहद खराब हैं। इनमें रणदीप सुरजेवाला और जयराम रमेश का नाम सबसे आगे है। अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट की पैरवी करने वाले वे ऐसे अकेले नेता हैं जिन्होंने पायलट को सीएम बनाने की मांग की। आचार्य ठीक वैसे ही राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग खुलकर करते हैं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और कांग्रेस दोनों का गेम बिगाड़ते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे कुछ नेता हैं जिन्हें राम से दिक्कत है, राम मंदिर से परेशानी है। माना जा रहा है कि ये सब प्रमोद कृष्णम, सचिन पायलट और प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर कर रहे हैं। नहीं तो कोई दूसरा नेता होता तो इतनी गुस्ताखियों के बाद उसे कब का कांग्रेस से निकाल दिया जाता।
जयपुर में उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन की जान निकल गई है और अखिलेश यादव तो गठबंधन का अंतिम संस्कार तक कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को लफंडर तक कह डाला और उन्हें एक अश्लील सीडी की बात करके हंगामा खड़ा कर दिया। इसके पहले बात चाहे सनातन की हो या फिर सेंगोल की, बात इजराइल और हमास के बीच की जंग की हो या राम मंदिर की, प्रियंका गांधी वाड्रा गुट के आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर ताबड़तोड़ हमला करते रहे हैं। इस मामले में उन्होंने राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बार चुनाव में वोट पाने में जुटे रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहकर राहुल गांधी की हवा निकाल दी कि पार्टी जाति धर्म की सियासत नहीं करती, ये तो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है। लेकिन कांग्रेस ने अब तक न तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को कोई नोटिस दिया, न पार्टी से निकाला और न ही उनसे अपनी बयानबाजी बंद करने को कहा। क्या इसलिए कि वे प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी हैं? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के सेक्स सीडी की खुलेआम चर्चा कर दी। सुरजेवाला की इस सीडी की जैसे ही आचार्य ने चर्चा की, कांग्रेस में हंगामा मच गया। अंदर खाने उन्हें पार्टी से निकाले जाने की मांग की जाने लगी। आचार्य ने ऐन 5 राज्यों के चुनाव के मौके पर पार्टी को राम विरोधी और हिंदू विरोधी बताकर पार्टी के लिए संकट खड़ा करने का काम किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम में ऐसा क्या है कि वह कुछ भी बोल रहे हैं पर पार्टी उन पर एक्शन नहीं ले रही। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है, कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। आचार्य के इस बयान के बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऐसे महत्वहीन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद आचार्य बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया। राकेश टिकैत कहते तो हैं कि वे राजनीतिक और किसानों के नेता हैं, लेकिन सियासत की गलियों में वे अक्सर भटकते हुए दिखाई दे जाते हैं। लोकसभा चुनाव करीब है तो राकेश टिकैत एक बार फिर अपनी सियासी खुजली मिटाने निकल पड़े। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राकेश टिकैत ने अखिलेश यादव पर खूब डोरे डाले, जयंत चौधरी के आगे पीछे चक्कर लगाए, लेकिन कहीं बात नहीं बनी तो घर बैठ गए। अब राकेश टिकैत को लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा मौका उनके हाथ लग सकता है। इसके लिए उन्होंने अब केजरीवाल की पार्टी को चुना है। वजह ये कि भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में बंद हैं। नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में शायद राकेश टिकैत को केजरीवाल मौका दे दें। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। वजह यह कि केजरीवाल यूपी में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया के घर राकेश टिकैत हमदर्दी जताने पहुंच गए। इससे पहले वे संजय सिंह के घर भी उनके जख्मों को सहलाने गए थे। टिकैत ने सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात की और बाहर आकर टिकैत ने सिसोदिया के जेल जाने को सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा बताया। टिकैत हाल ही में संजय सिंह के घर पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं से टिकैत की इस हमदर्दी ने नई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। टिकैत ने घोटालेबाज को आंदोलनकारी बताते हुए कहा कि आंदोलनकारी जो बोलता है उसे जेल मिलती है। सरकार ऐसे लोगों को अपने दायरे में बांधना चाहती है जो सरकार के तय मानदंडों के खिलाफ जनहित में बोलता है, उन्हें जेल मिलती है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। टिकैत ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यही होता है, सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल हो जाती है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसी सियासी दल या संगठनों के लोगों को सरकार की ओर से इन सख्तियों से घबराने की जरूरत नहीं, न्यायपालिका पर भरोसा रखने की जरूरत है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने भी सिसोदिया के खिलाफ अवैध पैसों के लेन देन को लेकर मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया था। उसके बाद से मनीष सिसोदिया तिहाड़ में हैं। सिसोदिया ने इस मामले में कई बार राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई, कोशिश की, लेकिन उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है।
साथ ही ये भी कहा कि ईडी ने आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार के कागजात मुहैया कराए हैं। किसी भी जांच एजेंसी को मामले की जांच में समय लगता है, आप थोड़ा इंतजार करें। अभी हम आपको जमानत नहीं दे सकते। 3 माह के दौरान आपको लेकर जांच एजेंसियां इस मामले में लेटलतीफी से काम कर रही थी, तो अदालत के सामने अपनी बात रख सकते हैं। राजनीति में राकेश टिकैत पहले भी भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन चुनावों में वे अपनी जमानत बचा नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली, लेकिन एक बार फिर वे उसी राह पर चलने के लिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवा ली और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया, अपनी पीठ भी थपथपा ली। लेकिन लाख टके का सवाल ये कि बिहार में इतनी नौकरियां वे कहां से लाएंगे जिसे देकर वे बिहार को जीत सकें। यही वजह है कि अब नीतीश कुमार फिर से पुराना राग अलापने लगे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है। 2006 से हर चुनाव के मौके पर नीतीश विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाते रहे हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। लोकसभा चुनाव होने हैं, नीतीश ने अपने हिसाब से जातीय कार्ड चल दिया है, लेकिन नौकरी है नहीं। इसलिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने के लिए एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज कर दी। इस बार तो नीतीश का अंदाज धमकी भरा है। बिहार में न नौकरी है और न ही नौकरी देने की नीति। नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों के आंकड़ों को भी सामने रखा। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 15.5% जनरल आबादी की सरकारी नौकरियों में 31% हिस्सेदारी है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महज 0.98%, जो सभी वर्गों के मुकाबले सबसे कम है। जबकि अत्यंत पिछड़ा की आबादी राज्य में 36% है और यही नहीं 27% की भी हिस्सेदारी 1.75% ही है। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने सर्वे के बाद जातिगत आरक्षण को 50 से 65% करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन यह प्रस्ताव समस्या का अंत नहीं है, बल्कि इसे एक सिरा भर कहा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि आज सरकारी नौकरियां जिस तरह से कम हो रही हैं, या फिर बिहार की सरकारी नौकरियों से रोजगार का जो आंकड़ा है उसमें सभी की अपेक्षाओं को समाहित कर पाना आसान नहीं है। राज्य की 13 करोड़ 7 लाख की आबादी में महज 1.5% यानी 20,50,000 लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। ऐसे में सवाल तो ये उठता ही है कि सरकारी नौकरी का ख्वाब सरकार कितने लोगों का पूरा कर पाएगी और कौन से वर्गों को इसमें समाहित कर पाएगी। फिलहाल बिहार सरकार के पास ऐसी कोई रोजगार नीति नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव तक 25 लाख नौकरियों का वादा जरूर कर रखा है। अब तक सरकार 1,22,000 अध्यापक भर्ती कर चुकी है और इतने ही पदों पर और नौकरी निकाली है। नीतीश कुमार जब पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने 2007 में सरकारी रोजगार को लेकर अभियान छेड़ा था। उनकी सरकार दावा करती है कि पिछले 16 सालों में 8 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। खुद नीतीश कुमार ने 1990 से 2005 के दौर की याद दिलाते हुए कहा था कि 15 सालों के लालू राबड़ी राज में सिर्फ 95,000 नौकरियां दी गई थीं। आंकड़ा पूरी कहानी कहता है और साफ है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाना अपनी जगह है, लेकिन ये निजी सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। यदि हम कम हैं तो फिर मर्ज की दवा कैसे होगी। सर्वे बताता है कि राज्य में सबसे ज़्यादा 2.18 करोड़ लोग दिहाड़ी मजदूर या राजमिस्त्री जैसे कामों में लगे हुए हैं। निजी सेक्टर के संगठित रोजगार में 15.9 लाख लोग लगे हुए हैं, जबकि करीब 28 लाख लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राज्य में अब भी खेती पर 1 करोड़ लोग निर्भर हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार कभी कांग्रेस पर हमला करते हैं तो कभी लालू यादव की पार्टी पर, और यह सिलसिला लगातार जारी है। गठबंधन में साथ रहकर सरकार चला रहे नीतीश कुमार इस बात से बेखौफ हैं कि उनकी बातों से आरजेडी और कांग्रेस नाराज हो सकती है। अगर दोनों पार्टियां नीतीश से नाराज हो जाएंगी तो फिर नीतीश कुमार की कुर्सी फंस जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार को इन सब की परवाह ही नहीं है। इसीलिए भरे मंच से नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू राबड़ी राज को निकम्मा और घटिया बता दिया। इसके पहले नीतीश ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई थी। नीतीश ने लालू राज की तुलना करते हुए कहा कि अब तक जितना भी काम हुआ है वो सब मेरा है, सब मैंने किया है। 2005 से जब से आए हैं तब से काम कर रहे हैं, सारा आइडिया मेरा है।
पहले कुछ नहीं हुआ था। सीएम नीतीश ने उद्योग विभाग के एक कार्यक्रम में आरजेडी कोटे के मंत्री के सामने कह दिया कि विभाग की ओर से पटना में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किश्त जारी करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम नीतीश ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभी जो काम हो रहा है वो उनकी देन है। 2005 से जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तभी से वे काम करा रहे हैं। यही वजह है कि उनके काम की अब चर्चा होने लगी है, लोग उन्हें बुलाने लगे हैं। लालू राज से अपने शासनकाल की तुलना करते हुए नीतीश ने कहा, पहले कुछ नहीं होता था। उन्होंने आरजेडी कोटे से मंत्री समीर महासेठ की ओर भी इशारा किया और कहा कि मेरी बातें सुनिए और तेजी से काम करिए। नीतीश कुमार के इस तेवर के बाद आरजेडी में खलबली मच गई है। कुछ दिन पहले भी नीतीश ने बिजली विभाग के कार्यक्रम में लालू राज की नाकामी बताकर आरजेडी को लपेटा था। उन्होंने कहा था कि 2005 से पहले बिहार में बिजली की व्यवस्था बदहाल थी, मगर उनके आने के बाद अब लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। 2005 से पहले बिहार में आरजेडी की सरकार थी और लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे थे।